मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपसे क्लोनिंग वेक्टर PBR322 की चर्चा कर रहा हूं। ये PBR322 सर्कुलर होता है। इस तरह से एक सर्कुलर प्लाज्मिड है। ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। इस तरह डबल स्ट्रैंडेड होता है। PBR322 सबसे पहले एक आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है। इसे PBR322 जब हम कहते हैं तो P का मतलब होता है प्लाज्मिड, B का मतलब होता है बोलीवर और R का मतलब होता है रॉड्रीग्यूज। सवाल आया कि ये प्लाज्मिड क्या होते हैं। किसी एक बैक्टीरियल सेल में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए पाया जाता है, यानी मुख्य डीएनए के अलावा अतिरिक्त एक डीएनए होता है जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता है, जो कि उसका एक अतिरिक्त गुण है। ये जो बोलीवर है और रॉड्रीग्यूज, ये नेम ऑफ साइंटिस्ट है, वैज्ञानिकों के नाम है। 322 ऑर्डर ऑफ सिंथेसिस है, यानी जब इसको बनाया गया तो उसका ऑर्डर क्या था। इस प्लाज्मिड में 4361 बेस पेयर्स प्रेजेंट होती है, यानी ये 4.36 kb का होता है। दूसरी एक चर्चा कि प्लाज्मिड को सबसे पहले क्लोनिंग वेक्टर के रूप में किसने देखा, और वो था PSC 101, जिसे हर्बर्ट बॉयर और कोहेन ने 1973 में उपयोग में लाया था। उन्होंने फ्रॉग के जीन को बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर किया और पाया कि वह बैक्टीरियल सेल में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, दर्शा सकता है। वहीं से PBR को बनाने का विचार पैदा हुआ। हर्बर्ट बॉयर ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में सन 1973 में इस PBR को आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया था। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, यानी मैं यूं कहूं कि किसी टिपिकल प्लाज्मिड में 3 चीजें होती है। पहला होता है ORI
दूसरा होता है सिलेक्टेबल मार्कर, और तीसरी होती है रिकॉग्निशन साइट्स, यानी पहचान के स्थल। तो यहां पर ये है क्ले 1, क्ले 1, ये रहा हिंड 2, क्ले 1, इसको मैं कहूंगा, इसका एक्सपेंशन है क्लेरियो। हिंड 2 यानी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इन्फ्लुएंजी के बाद फिर यहां का ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं BAMH1, BAMH1, जिसका एक्सपेंशन है बैसिलस, बैसिलस एमाइलो लिक्वी, लिक्वी फेशियंस, बैसिलस एमाइलो लिक्वी फेशियंस। फिर होता है साल 1, साल 1, जिसका एक्सपेंशन है स्ट्रेप्टोमाइजेस, स्ट्रेप्टोमाइजेस अल्बस जी, स्ट्रेप्टोमाइजेस अल्बस जी। उसके बाद यहां पे होता है ROP, ROP, जिसे कहा जाता है रेगुलेटर, रेगुलेटर ऑफ ORI, regulator of ORI. It codes for proteins involved in the replication of the plasmid. It codes for proteins involved in the replication of plasmid. के बाद आता है PVU, PVU, PVU second, PVU second, जहां PVU का मतलब है प्रोटियस, प्रोटियस वल्गैरिस, वल्गैरिस, प्रोटियस वल्गैरिस। इसके बाद इस जगह पर यहां आप पाएंगे ORI, ORI यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके बाद इस स्थान पर आता है PST1, PST1, जहां P है प्रोविडेंशिया, प्रोविडेंशिया स्टुअर्टिका, प्रोविडेंशिया स्टुअर्टिका। फिर आता है
PVU1, ये था PVU सेकेंड, प्रोटियस वल्गैरिस सेकेंड, ये है प्रोटियस वल्गैरिस 1 के बाद इस स्थान पर यहां आपको मिलेगा ECOR1, ECOR1, एस्टेरेजिया कोली R1 के बाद AMPR यानी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, यहां आपको मिलेगा TETR यानी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। इन दोनों को हम कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर। मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि किसी टिपिकल प्लाज्मिड में कौन कौन से गुण होने चाहिए। पहला है ORI, दूसरा है सिलेक्टेबल मार्कर, और बाकी तीसरा है ये तमाम सारी रिकॉग्निशन साइट्स। ये जो प्लाज्मिड वेक्टर है जो क्लोनिंग के काम आएगा, जिससे हम बहुत सारी कॉपीज तैयार करेंगे, इसमें आपको ये जो 3 हिस्से हैं, उसमें पहला हिस्सा है ORI। सवाल आया ये क्या क्या काम करता है। पहला, ये रेप्लिकेशन को स्टार्ट कराता है, ये रेप्लिकेशन की शुरुआत कराता है। दूसरा, ये कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है, यानी इस प्लाज्मिड के द्वारा फॉरेन डीएनए की कितनी प्रतिलिपियां तैयार की जाएंगी, उनका नियंत्रण किया जाता है। जब भी हम इस प्लाज्मिड के साथ किसी डीएनए के टुकड़े को जोड़ते हैं, तो पहले तो इसे काटना पड़ेगा। जब हम इसको काटेंगे तो वो काम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम करता है, और फिर उसके बाद हम जो इंटरेस्ट का जीन है उसे यहां पे या यहां पर जोड़ देते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मान लीजिए कि ये प्लाज्मिड है, इस जगह पे जुड़ा हुआ है TET, यहां जुड़ा हुआ है AMP। हम इस TET को यहां से हटा देते हैं, हटा दिया। हटाने के लिए हमको चाहिए था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। बाद में जो इंटरेस्ट का जीन है वो यहां जोड़ा गया, उसे कहते हैं लाइगेस। लाइगेस से जोड़ा गया। ये जो ORI है, अब ये रेप्लिकेशन स्टार्ट कराएगा, ये रेप्लिकेशन की शुरुआत कराएगा। दूसरी चर्चा, जब डीएनए से जुड़ जाता है तो हम इसे होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करते हैं, जहां पर ये रेप्लिकेट करता है। फिर आई बात कि ये सिलेक्टेबल मार्कर क्या काम आते हैं। पहला, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं।
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स है। दूसरा, ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन में मदद करता है, यानी जब कोई फॉरेन डीएनए यहां जुड़ जाता है तो जिस प्लाज्मिड से जुड़ेगा उसे ये सिलेक्ट करेगा, जिससे नहीं जुड़ेगा उसे हटा देगा। दूसरे शब्दों में कहूं तो ट्रांसफॉर्मेंट को पहचानने में मदद करता है और सिलेक्टेबल तरीके से ग्रोथ कराता है। ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हटाता है। किसी ई कॉली के अंदर यदि वो नॉर्मल ई कॉली है तो उसमें एंटीबायोटिक के विरुद्ध रेजिस्टेंस नहीं होता है। ई कॉली के लिए जो उपयोगी सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं वो है AMP, वो है TET, और इनके अलावा इनके अतिरिक्त यूज में लाया जाता है क्लोरोमफेनिकॉल, कैनामाइसिन। दूसरी चर्चा, अब सवाल ये आता है कि ट्रांसफॉर्मेंट क्या होते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट हम कहते हैं जिनमें क्लोनिंग वेक्टर और रिकॉम्बिनेंट वेक्टर दोनों होते हो। एक और बात, ट्रांसफॉर्मेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला, एक वो जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट हो, और दूसरा जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट ना भी हो। अब सवाल आया ये कैसे होगा। मान लीजिए कि ये एक होस्ट सेल है, इस होस्ट सेल के अंदर ये रहा प्लाज्मिड, ये है प्लाज्मिड जिसके साथ फॉरेन डीएनए जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेंट। दूसरा, एक और ट्रांसफॉर्मेंट हो सकता है, ये है होस्ट सेल, हमारा प्लाज्मिड है लेकिन यहां पर फॉरेन जीन जुड़ ही नहीं पाया, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ ही नहीं पाया, समायोजित नहीं हो पाया। जब जुड़ जाता है तो उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट में जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। मान लीजिए कि हम ये चुनाव कैसे करेंगे। मान लीजिए कि ये हमारे पास TET है, ये AMP है, हमने TET को हटा दिया, यानी हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को हटा दिया और इसकी जगह जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ दिया। अब यहां पे है AMP। तो यदि आप किसी एक कल्चर मीडियम में टेट्रासाइक्लिन लोगे, डालोगे और उसमें इस प्लाज्मिड को छोड़ोगे तो आप पाएंगे इसमें AMP प्रेजेंट है, TETR प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए ये मर जाएगा। दूसरी एक चर्चा, रिकॉग्निशन साइट कितनी होनी चाहिए। रिकॉग्निशन साइट्स को ही कहते हैं क्लोनिंग साइट्स। अब क्लोनिंग साइट्स का मतलब क्या हुआ, ये रही BAMH1 SAL1, ये है PVU सेकेंड, ये है PST1 PVU1, ये सब रिकॉग्निशन साइट्स है। किसी प्लाज्मिड में जितनी रिकॉग्निशन साइट कम होगी उसका क्लोनिंग उतना सरल होगा, और जब एक से अधिक रिकॉग्निशन साइट्स प्लाज्मिड में होती हैं तो क्लोनिंग कठिन हो जाता है, क्योंकि वह
कई सारे खंड पैदा कर देता है। दूसरी एक चर्चा, ट्रांसफरमेंट हम किसको कहेंगे? एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, वो बैक्टीरियल सेल्स जो अपने जीनोम में प्लाज्मिक डीएनए को अपने आप में समायोजित कर लेता है, अपने में समा लेता, अपने में बसा लेता है। ये जो ट्रांसफरमेंट हम तैयार करते हैं, ये बैक्टीरिया, फंगस, यीस्ट और प्लांट सेल्स हो सकती है, जिनमें की फॉरेन जीन्स को डाला गया है। दूसरी बात, नॉन ट्रांसफरमेंट किसको कहेंगे? ऐसी बैक्टीरियल सेल्स जो प्लाज्मिड को ग्रहण तो कर लेती है, लेकिन अपने जीनोम में शामिल नहीं करती। ये था PBR 322, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो 12th और नीट की एग्जाम में सामान्य रूप से पूछा जाता है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।